हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं लिपिड। इससे पहले के जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया था। अब आज से हम शुरू करेंगे लिपिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो लिपिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हेट्रोजेनस ग्रुप होते हैं जो वाटर में इंसॉल्युबल होंगे, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन या अल्कोहल इनमें सॉल्युबल होते हैं। दो पॉइंट याद रखने हैं। हेट्रोजीनस ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, और हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स। जो लिपिड्स हैं इनका बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला पॉइंट है हमारा द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। जो लिपिड्स होते हैं वो सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। तो जैसे हमें पता है कि जैसे ये हमारी सेल है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं, ये हमारी लिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। यानी कि दो लिपिड मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में जुड़ते हैं और बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से ये पूरा सर्कल में होती है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का। यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक फ्यूल। इसको ऑर्गेनिक फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। यानी कि जब कभी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जो लिपिड जिसको फैट के फॉर्म में बॉडी ने स्टोर कर रखा है या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर कर रखा है, उससे डिग्रेड किया जाएगा और एनर्जी प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्ट एज मैसेंजर। ये लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे हार्मोन की तरह भी वर्क करते हैं। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस और ओवरी के जो हार्मोन होते हैं ये हमारे लिपिड डेरिवेटिव होते हैं। यानी कि हार्मोन कहाँ से बनते हैं, किससे बनते हैं, लिपिड से बनते हैं। एक्ट एज मैसेंजर यानी कि लिपिड जो है वो हार्मोन की तरह वर्क करेंगे। तीनों हमारे हो गए एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, टेस्टिस के हार्मोन, या फिर हम गए ओवरी के हार्मोन। और एक चीज़ हमें ये याद रखना है कि जो लिपिड जो हार्मोन होते हैं इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ना होकर के सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। लास्ट टाइम का जो यूपीएचएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर लिपिड एज ए हार्मोन जो वर्क कर रहे हैं, इसी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे दो दो नंबर में। यानी कि 4 नंबर का केवल लिपिड से आया था। ठीक है। अगला पॉइंट है जो हमारा लिपिड डज नॉट एक्ट एज एंजाइम। जो लिपिड वो जो है वो हमारे एंजाइम की तरह वर्क नहीं करते हैं। हमारे एंजाइम की तरह वर्क कौन करता है, या तो प्रोटीन वर्क करेगा या फिर हमारा आरएनए जो होते हैं वो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। नोट में एक पॉइंट दिया गया, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड कैन नॉट लिंक टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे लिपिड का मॉलिक्यूल है, तो ये एक दूसरे से मिलकर के पॉलीमर नहीं बनाते हैं। या फिर हम कहें ये दोनों एक दूसरे से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, इनके बीच में आप और ये पॉलीमर नहीं बनाएंगे। बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की, तो लिपिड्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। पहला हमारा स्टोरेज लिपिड है, दूसरा मेम्ब्रेन लिपिड्स है, और तीसरा लिपिड को हम डिस्कस करेंगे एज ए विटामिन, पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन कैरियर या हार्मोन्स के रूप में। तो स्टोरेज लिपिड में क्या होता है कि जो स्टोरेज लिपिड होते हैं वो हमारे एनर्जी फ्यूल की तरह स्टोर किए जाते हैं। स्टोरेज एज ए फ्यूल, जब कभी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसे कैटाबॉलिज्म करेंगे इसकी, या इसको बीटा ऑक्सीडेशन में ले जाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट एनर्जी है उसको फुलफिल करेंगे। दूसरा हमारा मेम्ब्रेन लिपिड, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी लिपिड की बनी होती है, इसमें हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा लिपिड एज ए पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन कैरियर या फिर विटामिन या हार्मोन के बारे में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, स्टोरेज, मेम्ब्रेन लिपिड और लिपिड एज ए पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन कैरियर, विटामिन या हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज लिपिड की। तो स्टोरेज लिपिड को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हमारा फैटी एसिड, दूसरा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, और तीसरा हमारा वैक्सेस। इनको हम लोग एज ए स्टोरेज लिपिड यूज करते हैं। तो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल इज ए यूनिवर्सल स्टोरेज लिपिड स्टोर्ड बाय नियरली ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल होता है ये हमारा यूनिवर्सल स्टोरेज लिपिड होता है जो सभी ऑर्गेनिज्म द्वारा एज ए स्टोरेज लिपिड के रूप में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड के बारे में, और उसके जो अगले लेक्चर होंगे उनमें हम लोग ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस को डिस्कस करेंगे। चलिए फैटी एसिड के बारे में जानते हैं। फैटी एसिड और हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की चेन है विद एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप C+O-। इसके साथ में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये हमारा C+O-, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रखा है, तो ये हमारा प्रोटोनेटेड है। तो हाइड्रोकार्बन चेन है विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड एज ए पोलर हेड ग्रुप। तो जो हमारा लिपिड होते हैं या फैटी एसिड है, फैटी एसिड का जो ये एंड होता है ये हमारा हाइड्रोफिलिक है।
और जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। इतनी चीज शायद आपको समझ में आ गई हो। फैटी एसिड और एम्पीपैथिक, देखो इसमें हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, इसलिए हम लोग फैटी एसिड को क्या बोल रहे हैं, एम्पीपैथिक बोल रहे हैं। एम्पी मतलब दोनों, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। एंड कंटेन बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चरल पार्ट, इसमें दोनों पार्ट है। हाइड्रोफिलिक हमारा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोफोबिक जो हमारी इसकी चेन है वो है। कार्बन नंबर इन फैटी एसिड रेंजेस फ्रॉम 4 to 36, जो यहाँ पे जो कार्बन के नंबर दिए गए हैं ये 4 से लेकर के 36 तक हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फैटी एसिड को हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर इस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम उसे क्या कहेंगे, और अगर हाइड्रोकार्बन जो चेन है उसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट है तब उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक है हमारे सेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड जो है वो हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें हमारा डबल बॉन्ड पाया जाएगा। डबल बॉन्ड का नंबर एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। फैटी एसिड इज कॉल्ड मोनो अनसेचुरेटेड व्हेन कंटेनिंग ए सिंगल डबल बॉन्ड। अगर फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे हम लोग मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और हम उसको नाम देंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। इसमें देखिए आप कोई भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो इमेज दिखाई गई है इसमें देखिए यहाँ पर बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जो फैटी एसिड होते हैं वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, इसमें इसको हम लोग किंक बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इस जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है मुड़ गया है। तो डबल बॉन्ड जहाँ पर होगा वहां से क्या होगा, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो हमने फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखा, फैटी एसिड को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड जो है वो एब्सेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, और एक से अगर ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उसे हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें या तो एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। डबल बॉन्ड ऑलवेज इन सिस कॉन्फ़िगरेशन रेदर देन ट्रांस। जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हमारे सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, ना कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड आर नॉट इन कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन एन अल्टरनेटिव पोजिशन। इसको समझने वाला पॉइंट है ये। तो देखिए जैसे ये हमारा डबल बॉन्ड था ना, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें डबल बॉन्ड है। तो जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड हमारे यहाँ आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से अगर एक डबल बॉन्ड आ गया है फिर सिंगल बॉन्ड आएगा फिर डबल बॉन्ड आएगा। कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होंगे, एक साथ सारे डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। पहले एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस तरह से एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड आता है। तो प्रेजेंट इन अल्टरनेट पोजिशन यानी कि एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड आएगा। नोट में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए, जरा इसको हम डिस्कस करते हैं। इन रिलेशन टू ह्यूमन हेल्थ, अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ के रिलेशन में, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज मोर बेनिफिशियल देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि वो फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ह्यूमन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इन कंपेरिजन टू जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ह्यूमन हेल्थ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा फेवरेबल है या ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इन कंपेरिजन टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। पार्शियली हीटिंग ऑफ फैटी एसिड लीड टू द कन्वर्जन ऑफ सिस डबल बॉन्ड टू ट्रांस डबल बॉन्ड। हमने बात किया कि जो फैटी एसिड में हमेशा डबल बॉन्ड है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाएंगे, ना कि किस में पाए जाएंगे, ट्रांस में। लेकिन हम क्या करें, अगर हम फैटी एसिड को हीट करा दें तो क्या होगा कि जो सिस डबल बॉन्ड है वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ट्रांस डबल बॉन्ड में। एंड दिस चेंजेस इंक्रीज द सेल लाइफ ऑफ फैटी एसिड, जिससे क्या होगा, जो फैटी एसिड की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि अगर फैटी एसिड को हम हीट करेंगे तो जिससे क्या होगा, सिस बॉन्ड जो है वो ट्रांस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे फैटी एसिड की लाइफ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तभी देखो बोला जाता है कि दुकानों पर जैसे समोसा पूड़ी, वो लोग क्या करते हैं, एक बार उन्होंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया,
उसमें एक बार पूड़ियाँ तल ली या समोसे तल लिए, छोले भटूरे तल लिए, उसके बाद क्या करते हैं उस तेल को वो डिस्कार्ड नहीं करते हैं, तो उसी तेल में वो दोबारा करते हैं। तो एक बार हीट हो चुका है वो तेल, उसी तेल में दोबारा हीट करेंगे तो सिस बॉन्ड जो है वो सारे ट्रांस में कन्वर्ट हो चुके होंगे। इसी वजह से कहते हैं कि जो बार बार तेल यूज करते हैं दुकान वाले, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि उसमें सिस बॉन्ड जो है वो ट्रांस बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका होता है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड आर इवन इन कार्बन। इवन यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कार्बन में इनका नंबर होता है जो नेचुरल अकरिंग फैटी एसिड होते हैं उनका। नोट, लिपिड कम अंडर insoluble fraction during the analysis of chemical composition of tissue because the biomembrane break into pieces and form a vesicle। तो इस पॉइंट को ऐसे समझो कि कोई एक टिश्यू है, उसका हमें केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस करनी है। तो उसको टिश्यू है यानी कि उसके अंदर सेल्स होंगे, तो उसकी जो सेल है, सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो हमने क्या किया कि जब उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक किया स्मॉल पीसेस में, जो उस तो वो क्या करेगी, स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे और वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, जब ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, अब हमने क्या किया, इसको एक छन्नी लिया, छन्नी से जब इसको छाना, तो जब वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो यहाँ पे पोर से मान लो, तो वो इस पोर से पास नहीं हो पाएंगे। तो जो लिपिड जो होते हैं वो हमारे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, ना कि सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे। वही इस पॉइंट में बोला गया था कि हमें एक टिश्यू की केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस करनी है, तो जो लिपिड जो है वो किस फ्रैक्शन में आएगा, तो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि वो क्या करता है, वेसिकल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का नॉमेनक्लेचर दो तरह से है, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो रिप्रेजेंट कार्बन नंबर विद सफिक्स, हम क्या करेंगे, कार्बन नंबर बताएंगे, सफिक्स में एनोइक लगाएंगे फॉर सैचुरेटेड एज फैटी एसिड के लिए, और इनोइक लगाएंगे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। अभी कैसे करना है इसको भी हम आगे देखते हैं। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि वो फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। तो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर है उसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं विद ए सुपरस्क्रिप्ट नंबर, और वो किस कार्बन के आसपास है, तो उसमें जो लोअर वाला कार्बन होता है उसको हम डेल्टा के ऊपर नंबर लिख देते हैं। जैसे देखो, ये हमारा एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर 9 और 10 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या किया, डेल्टा 9 लिख दिया। 9 जो लिखा हुआ है रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा 9 लिखा हुआ है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो 9 और 10 कार्बन के बीच में है। 18 रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 18 है। इस टू 1, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि इसमें डबल बॉन्ड का नंबर कितना है, डबल बॉन्ड का नंबर यहाँ पर 1 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है। जैसे 18 कार्बन नंबर, एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा के ऊपर 9 जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। अब हम एक एक करके सैचुरेटेड फैटी एसिड और इस तरफ सीरीज दी गई है, ये है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर उसका कॉमन नाम क्या है, और यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कितने कार्बन है उसका नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर CH2 का ब्रैकेट में उसके आगे 10 लिखा हुआ है, तो यानी कि कार्बन नंबर यहाँ पे कितने हैं, 10, और एक यहाँ पर है 11, और एक ये है, तो यहाँ पर कार्बन टोटल नंबर कितना है, 12। तो 12 कार्बन का जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड, अब इसको हम जो हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दिया था उस हिसाब से अगर हम नॉमेनक्लेचर से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या बोलेंगे, तो डेक रिप्रेजेंट करता है 10 को, 10 कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेक से, और 20 को रिप्रेजेंट करते हैं हम आइकॉस से। 20 कार्बन, ये हो गया 10 कार्बन। तो अब देखिए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 12 है, तो इसको हम नाम देंगे डाई, मतलब 2, डेक मतलब 10, 10 2 12। और हमने बताया था कि जो सैचुरेटेड होते हैं उसके पीछे हम एनोइक लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई डेक एनोइक एसिड। तो 12 कार्बन का जो हमारा फैटी एसिड है उसको हमने नाम दिया लॉरिक एसिड, और उसको नाम दिया डाई डेक एनोइक एसिड। ये कैसा है, सैचुरेटेड है। अब वहीं अगर अगला देखो, अगला है हमारा मिरिस्टिक एसिड। यहाँ पे देखो 12, ये 13, और ये हो गया 14, टोटल कार्बन कितने हो गए, 14। 14 यानी कि एक तो डेक हो गया, डेक हो गया 10 के लिए, इसके अलावा हमारे पास कितना बच रहा है, 4। तो 4 को हम नाम देते हैं क्या, टेट्रा।
तो ये हो गया हमारा टेट्रा डेक एनोइक एसिड। ठीक है, तो टेट्राडेक एनोइक एसिड मतलब मिरिस्टिक एसिड। उसी के बाद आप अगला देखिए, यहाँ पर है 14, 15, 16, ये हो गया हमारा कितने कार्बन का, 16 कार्बन। अब एक चीज याद रखिए, हमने देखिए पीछे वाली स्लाइड में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड आर इवन इन कार्बन, यानी कि वो 2, 4, 6, 8 ऐसे होते हैं। तो अब जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 12, 14, 16, 18 और ये लास्ट में आपका हो जाएगा, सॉरी, ये 20। ठीक है, तो ये हमारा इवन में ही हो रहा है। तो अब 16 कार्बन का जो है उसे हमने नाम दिया पाल्मेटिक एसिड। तो पाल्मेटिक एसिड यानी कि 16 है, तो पीछे हमने 10 के लिए लिखा डेक, और 6 के लिए लिखते हैं हम क्या, हेक्सा। तो हेक्सा डेक एनोइक एसिड। उसी तरह से जो 18 कार्बन का है हमारा, उसे हम लोग स्टेरिक एसिड नाम देते हैं। तो 8 के लिए लिखते हैं हम ऑक्टा, तो ऑक्टा डेक एनोइक एसिड। उसी तरह से 20 कार्बन का जो है वो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडिक एसिड है। तो 20 के लिए हमने अभी डिस्कस किया था आइकोस लिखेंगे, तो इसे हम लोग नाम देते हैं आइकोसानोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सैचुरेटेड एसिड का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नॉमेनक्लेचर। तो देखिए यहाँ पर 16:1 दिया हुआ है, तो 16:1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हमारा डबल बॉन्ड का नंबर इसमें कितना है, एक। और 16:1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 16, और डेल्टा के ऊपर 9 है, यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो हमारा किस किस के बीच में, 9 और 10 कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे देखिए हमने डिस्कस किया था कि अनसेचुरेटेड के लिए हम पीछे लगाते हैं क्या, इनोइक एसिड। तो यहाँ पे देखिए सबके पीछे लास्ट में इनोइक एसिड, जैसे इनोइक एसिड, इनोइक, इनोइक। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके पीछे हम इनोइक एसिड लगाते हैं। देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 16। तो 6 के लिए हमने लिखा हेक्सा, और 10 के लिए लिखा हमने डेक। तो हेक्सा डेक इनोइक एसिड, इसको हम लोग नाम देते हैं पाल्मिटोलेइक एसिड। ठीक है, 16 कार्बन का है, मोनो अनसेचुरेटेड, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 9 और 10 के बीच में। दूसरा हमारा जो है वो 18 कार्बन का है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग नाम देते हैं 9 ऑक्टा। ऑक्टा मतलब 8 को रिप्रेजेंट कर दिया है, और डेक मतलब 10, 10 और 8, 18 कार्बन हो गया। पीछे इनोइक एसिड, इसे हम लोग नाम देते हैं ओलिक एसिड। वहीं 18:2। अब देखिए यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड का नंबर कितना है, 2 है। तो एक है हमारा 9 और 10 के बीच में, और हमने बोला था कि हमेशा डबल बॉन्ड जो आएंगे वो कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होंगे। जैसे 9 और 10 के बीच में आ गया तो 11 छूटा जाएगा बीच में, फिर 12 और 13 के बीच में आएगा, इस तरह से आते हैं। ठीक है, अल्टरनेट आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो अगला है हमारा, पहला है हमारा 9 और 10 के बीच में हो गया, फिर हमारा दूसरा जो है हमारा 12 और 13 के बीच में हो गया। तो ये हमारा हो गया ऑक्टा मतलब 8, डेक मतलब 10, और डाई मतलब 2। कितने डबल बॉन्ड है इसमें, 2। तो ऑक्टा डेक डाई इनोइक एसिड, ये हमारा हो गया लिनोलेइक एसिड। ठीक है, वहीं देखिए अगले इसमें हमारा 18 कार्बन का, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का नंबर 3 है। तो अल्टरनेट पे है, 9 और 10 के बीच में हो गया, फिर 11 छोड़ दिया हमने, फिर 12 और 13 के बीच में हो गया, फिर 14 छोड़ दिया, फिर 15 और 16 के बीच में हो गया। तो 3 है, तो डेल्टा के ऊपर 3 हमने पोजीशन लिख दिया, 9 और 10 के बीच में है, 12, 13 के बीच में है, और 15 और 16 के बीच में। तो सिस सिस जो है हमेशा सिस में प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड, तो ये सिस रिप्रेजेंट कर दिया गया, 9, 12, 15 के बीच में है। अब देखिए 18 में 10 और 8 होगा ना, तो 8 के लिए हमने लिखा क्या, ऑक्टा, 10 के लिए लिखा डेक, और 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इनोइक एसिड, ये हो गया हमारा लिनोलेनिक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर हमारा लिनोलेइक एसिड और यहाँ पर है लिनोलिनिक एसिड। जिसमें 3 डबल बॉन्ड है उसको हमने लिनिक नाम दिया, लिनिक, और इसमें 2 डबल बॉन्ड है उसे हमने लेइक नाम दिया। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अगला जो है हमारा वो 20 कार्बन का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें 4 डबल बॉन्ड है। पहला 5 और 8 के 5 पे, 5 और 6 के बीच में, दूसरा 8 और 9 के बीच में, फिर 11 और 12 के बीच में, और 14 और 15 के बीच में। तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल नंबर इसमें कितना है डबल बॉन्ड का, 4। तो 20 के लिए हम आइकोस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइकोस हो गया, आइकोसा टेट्रा मतलब 4, और इनोइक एसिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसको, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को। यहाँ पर तो ई गलत लिख गया था, आइकोस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
इसेंशियल फैटी एसिड की। तो इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? वे फैटी एसिड जो ह्यूमन बॉडी नहीं बना सकती, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? इसेंशियल फैटी एसिड। उसे हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा। इसमें हमारे तीन है, लिनोलेइक एसिड, लिनिक एसिड। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दोनों का नाम एक जैसा हो गया है। एक होता है लिनिक, NiC, और एक होता है लिनोलेइक, और तीसरा है हमारा एरेकिडोनिक एसिड। आप इस वाली स्लाइड में देख सकते हैं। ये हो गया लिनोलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एरेकिडोनिक एसिड। ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है। लिनोलेइक एसिड है, इससे हम लोग दूसरा नाम जो है ओमेगा 6 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम ओमेगा 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम एरेकिडोनिक एसिड ही बोलते हैं। ठीक है, अब ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, ओमेगा जो होता है वो हमारा लास्ट कार्बन, जैसे 18 नंबर वाला कार्बन है ना, तो इसको हम लोग ओमेगा कार्बन बोलते हैं। अब जैसे इसमें देखिए टोटल 18 कार्बन थे, और 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 12 और 13। ठीक है, अब इसको जरा हम यहाँ से लिखते हुए चलते हैं। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पर है? 15, 15 और नहीं 12 और 13 के बीच में। तो 12 और 13 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। तो अब पीछे से ये हमारा ओमेगा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, तो कैसे इसको ओमेगा 6 हमने बोला वो देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो 6 के बाद में ना, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या? ओमेगा 6। डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पर है? ओमेगा की तरफ से हम देखेंगे तो छठी पोजीशन पर है। वैसे ही हम जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर 15 और 16 के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओमेगा की तरफ से काउंट करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसको हमने नाम दिया क्या? ओमेगा 3। तो इस तरह से हम लोग इसको ओमेगा से कैसे काउंट करना है वो भी हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे तीन जो है एसेंशियल हो गए, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एरेकिडोनिक एसिड। अब क्या होता है कि जब एसेंशियल फैटी एसिड की कमी होती है बॉडी में, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हम लोग फायरिनोडर्मा बोलते हैं। ये स्किन रिलेटेड डिजीज है। इसमें स्किन क्या होती है? ड्राई हो जाती है, और उसमें देखिए आप, ये आपको छोटे छोटे डॉट से दिखाई देंगे। ठीक है, फायरिनोडर्मा ये एक फ्रॉग है, फ्रॉग की स्किन पर भी इस तरह से डॉट दिखाई देते हैं, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया फायरिनोडर्मा। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, ए डिफिशियंसी ऑफ फैटी एसिड एसोसिएटेड विद एसेंशियल फैटी एसिड इज कॉल्ड फायरिनोडर्मा, इन विच स्किन बिकम ड्राई। जिसमें क्या होगा? स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, और वहां पर आपको डॉट से दिखाई देंगे, जैसे ही फायरिनोडर्मा फ्रॉग में दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नॉन एसेंशियल। सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं फॉर ह्यूमन एंड सिंथेसाइज्ड विद इन दी साइटोप्लाज्म। आप जैसे आप इस ये वाली इमेज देखिए, हमने बोला कि ये जो तीन हैं, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एरेकिडोनिक, ये हमारे इसेंशियल हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड है ये हमारे नॉन एसेंशियल है, क्योंकि इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इन तीनों को हम नहीं बना सकते। तो वही यहाँ पॉइंट में दिया गया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नॉन एसेंशियल फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए कैसे है सैचुरेटेड फैटी एसिड? नॉन एसेंशियल है, क्योंकि इसे हम बना सकते हैं। एंड सिंथेसाइज विद इन द साइटोप्लाज्म, और इनकी सिंथेसिस कहाँ होगी? सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। एंड देयर ऑल कार्बन आर ड्राइव्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसके सारे कार्बन जो है वो कहाँ से आएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए से आएंगे। यानी कि हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो हमारा प्रिकर्सर है वो हमारा क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। नोट में पॉइंट दिया, जरा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनिमल सेल कैन नॉट कन्वर्ट ऑक्सीडाइज सैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि हमारे पास वो फैटी एसिड है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, उसको हम इस तरह के फैटी एसिड में नहीं कर सकते जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड की, कि फैटी एसिड की हम वाटर सॉल्युबिलिटी को कैसे पता करें। इसके लिए क्या करना होगा हमें कि जो निम्नलिखित पॉइंट है इनको हमें डिस्कस करना है। तो वाटर सॉल्युबिलिटी जो है वो फैटी एसिड की वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला हमारा डिपेंड करती है कि चेन लेंथ पर, यानी कि जो फैटी एसिड है वो कितने कार्बन का बना हुआ है, या इस चेन लेंथ को हम सीधे बोलेंगे कार्बन नंबर। ठीक है, दूसरा है डिपेंड करता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड का नंबर कितना है। हमें वाटर सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट याद रखने हैं, एक चेन लेंथ कितनी बड़ी है, यानी कि कार्बन नंबर कितने ज़्यादा है या कितने कम है, दूसरा उसमें डबल बॉन्ड का नंबर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो पहले हम चेन लेंथ को डिस्कस करते हैं।
तो वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड डिक्रीजेज एज वेल एज चेन लेंथ इंक्रीजेज। यानी कि इसको ऐसे समझो, वाटर सॉल्युबिलिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेन लेंथ के, ठीक है, चेन लेंथ। तो अगर वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो चेन लेंथ घटेगी, और अगर चेन लेंथ बढ़ेगी तो वाटर सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसको और तरीके से समझ लो कि मान लो कोई 12 कार्बन का फैटी एसिड है और एक है हमारा 16 कार्बन का, तो 12 कार्बन का जो फैटी एसिड है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा इन कंपैरिजन टू 16 कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर solubility of fatty acid increases as well as degree of unsaturation increases। इसको एक चीज ये समझ लो कि डबल बॉन्ड यानी कि जो डबल बॉन्ड का नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर solubility के। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो वाटर solubility बढ़ेगी। चेन लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो डबल बॉन्ड का नंबर है, आप हम बोले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेन लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डबल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेन लेंथ बढ़ेगी, वाटर सॉल्युबिलिटी घटेगी, डबल बॉन्ड बढ़ेगा, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट इनको फोकस करना है, चेन लेंथ और दूसरा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा, वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज ऑलवेज लेस देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको ऐसे समझो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो वाटर सॉल्युबिलिटी होगी वो हमेशा कम होगी, किसके कंपैरिजन में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कंपैरिजन में। अब देखो, अगर हम बात करें डबल बॉन्ड और चेन लेंथ का कंपैरिजन कराएं, तो जितना कार्बन नंबर 2 या 4 बढ़ाने पर उतनी लेंथ बढ़ती है, जो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जितना 2 या 4 हम कार्बन नंबर बढ़ाएंगे उससे कई गुना वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाती है जब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। यानी कि डबल बॉन्ड अगर आ गया तो वाटर सॉल्युबिलिटी ग्रेटली घटेगी। ठीक है, इतना चेन लेंथ से उतना जल्दी नहीं बढ़ती है। तो डबल बॉन्ड ग्रेटली इंक्रीजेज द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन वाइल इंक्रीजिंग द चेन लेंथ। ठीक है, जबकि हम चेन लेंथ बढ़ाएंगे तो उतना जल्दी नहीं बढ़ेगी, जितना हम डबल बॉन्ड उसमें अगर ऐड करते हैं तो वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैटी एसिड। यानी कि हम फैटी एसिड को मेल्ट कितने टेम्परेचर पर करें तो क्या होगा। तो फैटी एसिड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम देयर एग्रीगेट स्टेट। फैटी एसिड एग्रीगेट टुगेदर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन बिटवीन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो, 2 फैटी एसिड हैं, ये इनकी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ये एग्रीगेट बनाए हुए हैं। ठीक है, हम कितना टेम्परेचर दें कि ये दोनों फैटी एसिड एक दूसरे से अलग हो जाएं, उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट में दिए गए, इन्हें जरा हमें डिस्कस करना है। द एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीजेज एज वेल एज चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड इंक्रीजेज, दस देयर स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है यानी कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा कि चेन लेंथ कितनी बड़ी है। क्योंकि देखिए, ये एक फैटी एसिड है, इसकी चेन लेंथ इतनी बड़ी है, ये दूसरा है, इसकी भी है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है। वहीं अगर हम क्या करें, दूसरा फैटी एसिड बना जिसकी चेन लेंथ ज़्यादा हो, ये दूसरा है, तो यहाँ पर अगर हम चेन लेंथ बड़ी कर देंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसे हमें मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा समझ लो कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के। अगर चेन लेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, दस देयर स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। अगर चेन लेंथ बढ़ रही है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैटी एसिड इज डिटरमाइंड बाई चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जो हमारा वाटर सॉल्युबिलिटी थी वो भी चेन लेंथ पर डिसाइडेड थी और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पर, वैसे हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर भी चेन लेंथ और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पर। अगर चेन लेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैटी एसिड इंक्रीजेज एज वेल एज चेन लेंथ इंक्रीजेज। मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे चेन लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैटी एसिड डिक्रीजेज एज वेल एज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंक्रीजेज। देखो, जैसे जैसे डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग टेम्परेचर का नंबर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर घटेगा। क्योंकि देखो, डिग्री जब क्या होगा कि जब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ता है
तो फैटी एसिड में एक किंक प्रोड्यूस हो जा रही थी, जिसकी वजह से फैटी एसिड क्या हो जा रहा था, बैंड हो जा रहा था, इस तरह से बैंड हो गया था। और ये एक फैटी एसिड है, दूसरा है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्लोज पैक नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर तो मान लो पैकिंग, लेकिन यहाँ पैकिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो आपस में हाइड्रोफोबिक जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम लगा पाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो घट जाएगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर जैसे जैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ेगा, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो घटेगा। इस वाले डायग्राम को आप जो फर्स्ट इमेज थी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, डबल बॉन्ड आने से किंग प्रोड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, जिससे मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है लिपिड्स के जो बेसिक्स कैरेक्टर हैं वो क्या है, उसके साथ साथ हमने फैटी एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीज के बारे में और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के बारे में। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरीज जो भी है, जो आपको नहीं समझ में आया वो उसको पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आकर के आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।